हेलो स्टूडेंट्स, राइजिंग स्टार सेलेस क्लासेज में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि यूपी बोर्ड की परीक्षा काफ़ी नज़दीक है, उसी के मद्देनज़र क्लास 10th के लिए जो हिंदी का पेपर आता है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं उसी के हिसाब से मैंने 12 टॉपिक का चयन किया है और मेरा प्रयास है कि उस 12 टॉपिक को अगर आपने सही तरीके से पढ़ लिया तो इससे बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो काफ़ी मेहनत करके और काफ़ी शोध करके मैंने आपके लिए एक 12 टॉपिक तैयार किया है और मेरा विश्वास है कि आप इस 12 टॉपिक को पढ़ लेंगे तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बिना समय गंवाए हम इस 12 टॉपिक को देखने का प्रयास करते हैं। आए देखें, आपके सामने हमने ये जो 5 स्लाइड्स है उसको हम देख सकते हैं और 5 स्लाइड्स के माध्यम से ये जो 12 टॉपिक है, पहला स्लाइड्स में देख सकते हैं ये 4 टॉपिक है, अगले स्लाइड्स में भी 2 टॉपिक हमने रखे हैं, अगले स्लाइड्स में इसी तरह से पूरे ये 12 जो टॉपिक हैं जो हमारे क्लास 10th के हिंदी में आने की जिसकी सर्वाधिक संभावना रहती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आए हम एक एक करके इन टॉपिकों को समझने का प्रयास करें। सबसे पहले जो हिंदी में जो पहला प्रश्न आता है वो आता है हिंदी गद्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको जरा हम देखें। पहले सबसे पहले क्या आता है? बहुविकल्पीय। ठीक है, तो ये बहुविकल्पीय हिंदी गद्य से आते हैं जो कि 5 अंक के होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और इसी प्रकार से हिंदी पद्य से भी बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं जो कि ये भी क्या होते हैं? 5 अंकों के होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये पद यहाँ हो गया है गलती से, जबकि होगा क्या? पद्य। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस बात को हम ध्यान में रखें कि सबसे पहले जो प्रश्न आता है आपके क्लास 10th में हिंदी का, उसमें बहुविकल्पी आते हैं, गद्य से 5 आते हैं और पद्य से 5 आते हैं। बेटा, इसके लिए मैं एक बात कहूँगा कि मैंने एक बहुविकल्पीय प्रश्नों की सीरीज गद्य और पद्य पे आपके लिए बनाई है और उसका वीडियो अपलोड हुआ है इस यूट्यूब चैनल पे, तो आप उसको देख सकते हैं। अगर आपने उसको बारीकी से देख लिया तो उससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। तो मेरा विश्वास है कि आप उस वीडियो को देख लेंगे और अगर उस वीडियो को देखते हैं तो ये आपके 10 नंबर के प्रश्न आपको बड़ी आराम से हल हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखें। तीसरा जो प्रश्न आता है वो आता है रस, छंद और अलंकार से। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इससे आते हैं। रस, छंद और अलंकार, इस पर भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, उसे शीघ्र ही मैं अपलोड कर दूंगा, उसे भी आप देख लेंगे तो ये बड़ी आसानी से आप उसको कर सकते हैं। तो जैसे अलंकार में जो सबसे महत्वपूर्ण अलंकार हैं उसकी चर्चा मैं ज़रूर कर दूँ। इसमें आप यमक और श्लेष, ये 2 अलंकार जरूर देखना। क्या है? यमक और श्लेष, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर यमक और श्लेष में से आपने देख लिया तो एक न एक आपका इसमें से आएगा, यमक और श्लेष। ठीक है स्टूडेंट, तो अलंकार में आप क्या देखोगे? यमक और श्लेष। रस में आप श्रृंगार और हास्य, ये 2 आप अगर रस देख लेते हो तो एक रस आपका निश्चित आएगा। और छंद में से दोहा, दोहा और सोरठा, दोहा और सोरठा, तो ये अगर आप देख लेते हो तो एक आपके प्रश्न इसमें आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो रस, छंद, अलंकार में क्या क्या देखना आपको? रस में आपको देखना है श्रृंगार रस, ठीक है, और हास्य रस, 2 देखने हैं। और छंद में क्या देखने हैं आपको? दोहा और सोरठा। और अलंकार में क्या देखने हैं? यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो ये 2-2 करके 6 अगर आप देख लेते हैं तो इसमें से आपके तीनों में से प्रश्न निश्चित रूप से आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चले अगला देखें जरा। अगला जो है वो उपसर्ग आता है। ये छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, 1-1, 2-2 नंबर के उपसर्ग आते हैं, फिर प्रत्यय, फिर समास, फिर तत्सम, तद्भव, शब्द रूप और धातु रूप। इसके बारे में थोड़ी सी मैं चर्चा कर दूं कि जहाँ तक उपसर्ग का सवाल है, पहले मैं इसको जरा मिटा दूं। ठीक है स्टूडेंट, पहले हम देखें उपसर्ग के बारे में। तो हम देख सकते हैं कि ये जो उपसर्ग है और प्रत्यय, ये दोनों को हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। उपसर्ग किसी शब्द के आगे लगता है। क्या होता है स्टूडेंट? किसी शब्द के आगे लगता है। किसी शब्द के आगे लग के उसके पूरे शब्द के अर्थ को बदल दे, उसे उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है। क्या है? शब्द के बाद में लगता है। तो शब्द के जो पहले लगे
उसे कहते हैं उपसर्ग, और शब्द के बाद में लगे उसे कहते हैं, जैसे पढ़धन आई, पढ़ाई, तो ये प्रत्यय हो गया, उपसर्ग में हो गया। जैसे नाम, अनाम और शब्द लग गया, अवर्ण लग गया, तो ये हुआ उपसर्ग। तो कहने का अर्थ ये कि शब्द के आगे लगने वाला उपसर्ग होता है और शब्द के बाद में लगने वाला प्रत्यय होता है। ठीक है। इसी प्रकार समास है, समास को भी हम थोड़े से समझ सकते हैं कि दो शब्दों के मेल से जब नए शब्द का निर्माण होता है तो उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। तत्सम, तद्भव, ये शब्द के रूप हैं, हम जानते हैं। तत्सम यानी तत्धन सम क्या होता है, तत्धन सम, यानी संस्कृत के समान। जो हूबहू संस्कृत के शब्द हिंदी में ले लिए गए हैं वो तत्सम के रूप होते हैं। जैसे दुग्ध, अग्नि, ये क्या है, तत्सम है। और तद्भव जो संस्कृत से हिंदी में आते हैं, जैसे अग्नि का आग और दुग्ध का दूध, तो ये हो गया तद्भव। तो ये भी रूप आपको पूछे जाते हैं। शब्द रूप वो आपको याद करने होंगे और धातु रूप भी आपको याद करने होंगे। तो ये जो महत्वपूर्ण हैं शब्द रूप और धातु रूप, उसको भी आप देख सकते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन इस रूप में आपको तैयार हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और महत्वपूर्ण बात कि ये जो आपके चारों प्रश्न हैं, ये चारों जो हैं ये 20 नंबर के प्रश्न आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हमने क्या देखा कि ये जो चारों हैं हिंदी गद्य के महत्वपूर्ण विकल्पीय प्रश्न, हिंदी पद के विकल्पीय और रस, छंद, अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, तद्भव, तद्भव, धातु रूप और शब्द रूप, ये टोटल 20 अंक के होते हैं। और ये इस बार OMR में होंगे। क्या होंगे, OMR में इसके एग्ज़ाम होंगे। इस बार आपको OMR सीट दी जाएगी और उसमें ये आपको करने हैं। ये सारे प्रश्न बहुविकल्पीय के रूप में होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस बात को आप ध्यान रखना। चले आगे देखें स्टूडेंट्स, आगे देखें जो महत्वपूर्ण गद्यांश हमें पढ़ने हैं उसमें जो हमने देखा है कि 2 टॉपिक ऐसे हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, और एक है मित्रता और दूसरा है ममता। तो हम सभी जानते हैं कि मित्रता जो है वो रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई है, ये काफ़ी प्रसिद्ध निबंध है। ठीक है स्टूडेंट, और दूसरा ममता ये कहानी है जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम देख सकते हैं कि गद्य में 2 महत्वपूर्ण गद्य हैं, मित्रता और ममता, जिसके महत्वपूर्ण गद्यांश को हमें देखना होगा। अगर मित्रता और ममता हम देख लेते हैं तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दोनों आप देख लेना। जहाँ तक पद्यांश का प्रश्न है तो पद्यांश के संदर्भ प्रसंग व्याख्या के जो प्रश्न आते हैं वो 4 हमने महत्वपूर्ण देखे हैं। एक तो पद जो आते हैं सूरदास के, वो आपको देखना होगा। दूसरा धनुषभंग और वनपथ पर, तो ये इसमें जो तुलसीदास की रचना है ये वनपथ पर, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे निश्चित रूप से एक पद्यांश आएगा ही, ये आप ध्यान रखना। ठीक है। तीसरा भक्ति नीति जो बिहारी की है, और स्वदेश प्रेम जो राम नरेश त्रिपाठी की है। किसकी है, राम नरेश त्रिपाठी जी की है ना, ये हमने पढ़ा है, राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि ये जो 4 आपके पद्यांश हैं, इन पद्यांश को अगर हम देखेंगे तो बाहर के दूसरे पद्यांश देखने की आवश्यकता नहीं है, इसी पद्यांश से ही हमारे प्रश्न आते हैं। पद में सूरदास से जो महत्वपूर्ण पद हैं उसको हम देख लेंगे, और धनुषभंग वनपथ पर जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको हम देखेंगे। और जो बिहारी की रचना है भक्ति नीति उसको देख लेंगे, और स्वदेश प्रेम जो राम नरेश त्रिपाठी की रचना है उसको देख लेंगे। अगर ये चारों जो पद्यांश हम देखते हैं तो इससे बाहर के आने की संभावना नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, चले आगे देखें जरा। अब देखें ये सातवां जो है लेखक का जीवन परिचय। तो हमने जो शोध किया है और रिसर्च किया है कि आखिर कौन कौन से ऐसे लेखक हैं जिनके परिचय, जीवन परिचय अक्सर पूछे जाते हैं, तो उसमें हमने देखा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद। ठीक वही जैसे मित्रता रामचंद्र शुक्ल की रचना थी और जयशंकर प्रसाद ममता। तो अगर ममता और मित्रता को अगर बारीकी से हम पढ़ लेंगे तो उनके लेखक जीवन परिचय को भी समझ लेंगे, तो इस प्रकार से हम उनके जीवन परिचय को भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो लेखक के जीवन परिचय में रामचंद्र शुक्ल काफ़ी महत्वपूर्ण है और जयशंकर प्रसाद, इसको हम देख लेंगे, इससे बाहर कुछ आने की संभावना नहीं है। ठीक है, इस रूप से हम 8वां देखें। 8वां जो टॉपिक है वो है कवि का जीवन परिचय। कवि में 3 कवि महत्वपूर्ण हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा स्टूडेंट, ध्यान रखना। तो ये सूरदास, तुलसीदास और महादेवी वर्मा। अगर महादेवी वर्मा आपने तैयार नहीं किया है तो सुमित्रा नंदन पंत भी तैयार आप कर सकते हो। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। तो कहने का अर्थ ये कि अगर आपने सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा को तैयार कर लिया तो एक जीवन परिचय आपका निश्चित रूप से इसमें से आएगा। ठीक है, तो लेखक और कवि के जीवन परिचय में हमें ध्यान रखना है कि रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, इनको हम निश्चित रूप से पढ़ेंगे, एक आएगा ही। और कवि के जीवन परिचय में सूरदास, तुलसीदास और महादेवी वर्मा को पढ़ेंगे तो एक कवि का जीवन परिचय इसमें निश्चित आएगा। चले आगे देखें स्टूडेंट्स।
आगे देखें, एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न आता है 9वां, वो है संस्कृत का, इसको हम देख सकते हैं, संस्कृत का एक श्लोक लिखिए जो आपके प्रश्न पत्र में न हो। स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान रखना, ये निश्चित एक प्रश्न आता है, तो मैंने आपके लिए काफ़ी आसान कर दिया है, एक श्लोक लिख दिया है और इस श्लोक को आप याद कर लोगे तो ये प्रश्न आएगा, तो ये आपके चूँकि स्वाभाविक सी बात है प्रश्न पत्र में है नहीं, तो इसको आप लिख लोगे तो आपके पूरे के पूरे 5 नंबर आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या लिखना है आपको? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो ये एक आप श्लोक याद कर लेना स्टूडेंट्स, आपके 5 अंक आपके निश्चित इसमें हो जाएंगे। ठीक है, तो एक श्लोक आप याद कर लेना, ये जो आपके प्रश्न पत्र में नहीं है। 10वां हम देखें, जो संस्कृत से आता है कि संस्कृत महत्वपूर्ण पद्यांश और गद्यांश। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो गद्यांश है वो 3 महत्वपूर्ण गद्यांश है जिससे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। वो क्या हैं? एक तो वाराणसी है, दूसरा है वीर वीरेण्य पूज्यते और तीसरा है भारतीय संस्कृति। इन्हीं 3 गद्यांश को पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें एक और प्रश्न आता है, इन्हीं गद्यांशों से 4 अंक के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? 4 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम 3 अगर ये चैप्टर जो है गद्यांश पद्यांश का, अगर इसे हम पढ़ लेते हैं तो उसी से प्रश्न पूछे जाते हैं। वो 4 अंक के होते हैं और गद्यांश पद्यांश से 5-5 अंकों के, यानी कि 10 अंकों के प्रश्न आते हैं, यानी 10 + 4 14 अंक आपके बन जाएंगे। तो इन्हीं 3 चैप्टरों को पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है? वाराणसी, वीर वीरेण्य पूज्यते, भारतीय संस्कृति। बेटा इससे बाहर बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, चले आगे देखें। अब देखें अगला टॉपिक जो 11वां है वो है महत्वपूर्ण निबंध। तो स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि महत्वपूर्ण निबंध पे मैंने एक वीडियोज़ डाला हुआ है, उस निबंध को आप अगर देख लोगे तो आप निबंध की जो बारीकियां हैं और निबंध कैसे लिखने हैं, निबंध के जो प्रारूप हैं वो कैसे होते हैं, वो सारी बातें आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाएंगी। और मेरे इस डिस्क्रिप्शन लिंक में डाला हुआ है निबंध का, तो उसे आप देख लेना, तो ये निबंध आप समझ लोगे। फिर भी मैंने प्रयास किया है कि जो महत्वपूर्ण आपके निबंध हैं 4-5 वो जो आने की जिसकी संभावना है इस बार, तो उसे आप ज़रूर देख लेना। एक तो प्रदूषण की समस्या और समाधान, ये निश्चित रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है ना। दूसरा आतंकवाद, कारण और निवारण। तीसरा भ्रष्टाचार एक समस्या। चौथा वरदान, विज्ञान वरदान या अभिशाप। और 5वां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये 5 ऐसे निबंध हैं जो निश्चित रूप से इसमें से एक न एक कोई आएगा। अगर ये तैयार करते हैं तो आपका निबंध कहीं भी जाएगा नहीं। ठीक है स्टूडेंट, तो इस बात को आप ध्यान रखना और ये इस निबंध की तैयारी कर लेना। एक और बार फिर से दोहरा दूं कि निबंध पे मैंने वीडियोस डाला हुआ है, उस वीडियो को आप ज़रूर देख लें ताकि निबंध आपको कैसे लिखने हैं उन बारीकियों को आप बेहतर ढंग से समझ पाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अंतिम जो प्रश्न आपके लिए आता है वो है खंड काव्य। एक महत्वपूर्ण बात जो आपको बता दूं कि प्रत्येक मंडल के हिसाब से, अलग अलग जनपद के हिसाब से अलग अलग खंड काव्य निर्धारित हैं। जैसा कि झांसी मंडल में हमारे निर्धारित है वो है जय सुभाष। तो एक खंड काव्य पे प्रश्न आते हैं 5 नंबर के। तो अब प्रश्न आते कैसे हैं? जय सुभाष पे 2-3 तरह के प्रश्न आते हैं। एक तो आता है जो अक्सर आता है कि नायक का चरित्र चित्रण, नायक का चरित्र चित्रण। ठीक है स्टूडेंट, चरित्र चित्रण यानी कि सुभाष चंद्र बोस के चरित्र का चित्रण करें, तो ये एक प्रश्न निश्चित आता है। एक प्रश्न ये आता है, या दूसरा आता है कि जय सुभाष का सार लिखिए। ठीक है, तो इसमें 2 प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं जय सुभाष से। एक तो नायक का चरित्र चित्रण और दूसरा है इस पूरे खंड काव्य का सार लिखिए या सारांश लिखिए। तो इसमें सिर्फ हमें 2 ही प्रश्न को देखने हैं। अगर 2 प्रश्न को हमने सही तरीके से देख लिया तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप देख सकते हो कि आज हमने क्लास 10th के लिए जो उनके काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और जो 12 टॉपिक है, उस टॉपिक को अगर आपने सही तरीके से पढ़ लिया तो उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो मेरा बेटा आपसे अनुरोध है कि आप इन्हीं 12 टॉपिकों को पढ़ें, इससे बाहर कुछ न पढ़ें। हाँ, अगर कुछ ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो अच्छा ही रहेगा, लेकिन ये 12 जो टॉपिक हैं वो निश्चित रूप से पढ़ें, क्योंकि इन्हीं 12 टॉपिकों में से आपके प्रश्न आएंगे और आपके पूरे 70 में 70 अंक आपको मिल जाएंगे। ये हमारा विश्वास है। ठीक है, यानी आपके जो 70 में 70 अंक आते हैं वो आपको निश्चित रूप से इसमें मिल जाएंगे अगर आप इस 12 टॉपिक को पढ़ते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात कि पहले से जो चौथे टॉपिक है जो मैंने देखा है, बहुविकल्पीय के हिंदी गद्य और पद, रचना अलंकार, उपसर्ग प्रत्यय, ये जो सारे रूप हैं वो 20 अंक के होंगे और ये 20 अंक आपको OMR शीट में होंगे। ठीक है, बहुविकल्पीय के रूप में, और 50 अंकों के प्रश्न आपको कॉपी में लिखने होंगे। ये बात ध्यान रखना, इस बार से जो परीक्षा का पैटर्न चेंज हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक और अनुरोध है स्टूडेंट्स कि अगर ये मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और एक प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिए।